On developing robust models with financial data. Please, sir. Assalamu alaikum, good evening and a very warm welcome to all of you. I know it's a bit of a torture at this point of time because आधी audience सो रही होती है and सब से यही सोच रहे होते हैं कि कब ख़त्म हो conference and I don't know why they put me at the end. I tried my best कि जल्दी आ जाऊँ लेकिन let's make it interesting for you. कोशिश करेंगे कि those who have got little financial background as well and those who don't have the financial background as well. सबसे बड़ा मसला जो अमूमी तौर पर डेवलपर्स को होता है वो ये होता है कि प्लेन वनीला कोड ले लो और हम जीनियस बन जाएंगे एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जो क्वांट वर्क फ्लो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके बगैर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट या एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाते. सो आई विल टेक यू थ्रू गिविंग द एग्जांपल ऑफ समथिंग इन फाइनेंस. तो हर कोई आप देखें यूजुअली जनरली लोग चाहते हैं पैसा बनाना, आप भी चाहते होंगे पैसा बनाना, यू मस्ट हैव एम्बिशंस फॉर दैट. तो स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्टॉक मार्केट. कोई हाथ उठा के बताएगा? अच्छा ठीक है, तो सभी के दिमाग में है नोट इसका मतलब. तो स्टॉक मार्केट में हर कोई चाहता है कि पैसा बनाऊँ, स्टॉक खरीदूँ और वो बढ़ जाए और बेचूँ और प्रॉफिट कमाऊँ और ट्रेडिंग एप्लीकेशन बनाऊँ. सो एक जर्नी आपको छोटा सा बताऊँगा किस तरह आपको क्वांट वर्क फ्लो लेके चलना है, चाहे आप फाइनेंस में हो या ना भी हो. किसी भी डेटा साइंस की एक्सरसाइज का क्वांट वर्क फ्लो क्या होना चाहिए. और एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बताऊंगा कि हम पैसा बनाने की जब कोशिश करते हैं तो किस तरह से क्वांट वर्क फ्लो चलाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सम अल्फा आउट ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अल्फा से मुराद कि किस तरह हम इंडेक्स को बीट करके एक्स्ट्रा जो माइलस्टोन है, जो रिटर्न बनाने का है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट में अचीव कर सकें. देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आप हीट मैप पे देख रहे हैं. क्या हमारे जहन के अंदर हमारी कोशिश होती है कि मैं वो स्टॉक खरीदूं जो स्टॉक अगले दिन बढ़ जाए. सही है, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि मैं वो स्टॉक खरीदूं कि जो अगले दिन बढ़ जाए. इन तमाम इस हीट मैप में से जो साइज़ है ये वॉल्यूम बता रहा है, उस स्टॉक में कितना वॉल्यूम है, कितने लोग उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, और जो रंग है उसका वो आज के दिन जो रियल टाइम बढ़ रहा है वो बता रहा है. और हमें देखना है कि कल ये स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. सो सवाल अपने जहन में रखिएगा. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न क्वांट वर्क फ्लो में जब भी आप डेटा साइंस की एक्सरसाइज करें, सबसे पहले ऐसी चीज़ कि मैं क्या करने चाह रहा हूँ, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. चाहे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले खाली पर्चे पे ही लिखें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. चाहे आप कोई भी डेटा साइंस की एक्सरसाइज करें. अदरवाइज आप होता अमूमी तौर पर डेटा साइंटिस्ट के साथ ये है, जब भी हम सीख रहे होते हैं कि लाइन से 25-30 कोर्स कर लेते हैं और फिर वापस बैक टू स्क्वायर जीरो हो जाते हैं 15 दिन के बाद कि यार ये क्यों इस्तेमाल किया मैंने, इसका क्या रीज़न था. कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है व्हेन एवर यू आर लर्निंग वन टूल. सो हमने यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हम चाह रहे हैं वो स्टॉक खरीदना जो कि अगले दिन बढ़ेगा इस इमेज से. अब उस बढ़ने के हमने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई हम अंडरस्टैंड करें कि क्वांट वर्क फ्लो क्या होगा, रोबस्ट मॉडल किस तरह हम बनाएंगे, और फिर हम देखें उस वर्क फ्लो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसका एक ओवरव्यू लें कि हमें जनरली किस तरह मॉडल बनाने चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडल हो या उसके अलावा कोई भी मॉडल हो, किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए. और एट दी एंड हम देखेंगे सजेशंस क्या होंगी प्रोग्रामर्स के लिए. सबसे पहले डोमेन नॉलेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये असल में ये पूरी कम्बरसम एक्सरसाइज है, मैं आपको क्विकली कर दूं फिर आपके पास आ जाता हूँ. सो इसकी सब ब्रांचेज हैं क्वांट वर्क फ्लो की. ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा फाइनेंशियल मॉडल की, आपको अपने जहन में रखनी है जनरल एग्जांपल्स ओवरऑल आपकी मशीन लर्निंग की एक्सरसाइज की, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हो. सबसे पहले आपको डोमेन नॉलेज. तो पहली चीज़ जो आपको प्लेन वनीला एक्सपर्ट से अलग करेगी ना, वो करेगी आपको डोमेन नॉलेज. यहाँ बैठे हुए सारे लोग सभी वनीला कोड मैं आपको दे दूंगा, सब वो मॉडल नहीं बना पाएंगे जो मैं बनाऊंगा. उसका रीज़न क्या है? डोमेन नॉलेज. मैं आपकी तरह मॉडल नहीं बना पाऊंगा. कोई एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की कोई फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, वो इसलिए डोमेन नॉलेज. तो पहला स्टेप करना क्या चाहते हैं क्वांट वर्क फ्लो में, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन एवर यू आर फेसिंग एनी असाइनमेंट ऑन मशीन लर्निंग, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू, राइट दैट स्टेटमेंट. सेकंड लॉजिकल स्टेप, डोमेन नॉलेज उसके बारे में लें, उसके बगैर आप और डेवलप करें अपना हाइपोथेसिस. सेकंड, आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करें.
देन फीचर इंजीनियरिंग करें, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करें, मॉडलिंग एंड कंक्लूजन। ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है। सिर्फ यही एक स्लाइड है जो बड़ी रिलैक्स वे में, आगे चल के डिफिकल्ट स्लाइड्स हैं, तो इसको एंजॉय कर लें। तो ऑल राइट, बिफोर दैट हमने जिस तरह क्वांट वर्कफ्लो में बोला कि कल कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तो हमने कोई एक स्टॉक निकाल लिया और उसकी हमने टाइम सीरीज प्लॉट कर ली चार्ट्स के ऊपर, और हमने देखा ये स्टॉक गिर रहा है, अगर गिरेगा ये स्टॉक तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्टिंग में यू कैन मेक मनी वाइल द स्टॉक इज डिक्लाइनिंग, तो यू सेल इट एंड देन यू बाय इट लो एंड सेल इट बैक, और उसका रिटर्न आप बना लेते हैं, और जब बढ़ेगा तो हम इसमें लॉन्ग करेंगे यहाँ पे। सो एक्चुअली हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि हम स्टॉक को पकड़ें बाय करने के लिए यहाँ, और इसको सेल करें समवेयर अराउंड यहाँ जहाँ एग्जॉशन हो रही हो, देन अगेन शॉर्ट करें यहाँ ताकि, और कवर करें यहाँ। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो भी एक्सरसाइज जो आप करना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव एक्चुअली। सो अब आपके दिमाग में सब में ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हाथ उठा के बताएं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबको बोला हमें स्टॉक खरीदना है नीचे, बेचना है ऊपर, शॉर्ट करना है ऊपर, नीचे कवर करना है, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए आपके पास ऑब्जेक्टिव, कोई भी आप अपनी डेटा साइंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, तमाम चीज़ें स्टार्ट होती हैं डिफ़िकल्ट कोड से, लेकिन उसकी सबसे पहले पाइथन की ब्यूटी ये है कि बस बिस्मिल्लाह करो और लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो ये स्लाइड में आपने बस लाइब्रेरीज की इंपोर्ट की है। उसके बाद सेकंड स्लाइड में आपने करना क्या काम है, क्योंकि पाइथन के अंदर आपको व्हाट यू इफ़ यू वांट टू डू सम डेटा क्रंचिंग, देन पैंडास के ऊपर और नंपाई के ऊपर आपकी कमांड आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आप करते क्या है कि आपने डेटा इंपोर्ट किया, हमने एक्सेल के अंदर से इंपोर्ट किया, और डेटा के बारे में तो द नेक्स्ट स्टेप इन द क्वांट वर्कफ्लो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो हर कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि इसको ऐसे 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 कर लें, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट यू नीड टू डू, अपने ऑब्जेक्टिव से लिंक करें उस स्टेटमेंट को कि मैं करना क्या चाह रहा था, उससे लिंक करते हुए मखसूस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे फोकस करें। सो बिकॉज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो बहुत है, 25 तरह के चार्ट बना लो, 25 तरह की समरीज बना लो और उसको देखते रहो, खुश होते रहो, एब्सोल्युटली नॉट। आपको अपने ऑब्जेक्टिव से लिंक करना है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हमने कहा कि मेरे पास फीचर वेरिएबल्स आए थे मेरे एक्सप्लोरेटरी डेटा के अंदर कि पीपीएल की प्राइस क्या ओपन थी, कितनी हाई रही, कितनी लो रही, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, क्या उसमें वॉल्यूम रहा, कितना कारोबार हुआ उसके अंदर, दिए मेरे पास फीचर वेरिएबल है। तो अब मुझे पता है अपने डेटा के बारे में कि इसके फीचर वेरिएबल्स क्या हैं। फिर मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक जनरल अप्रोच ले ली कि भाई देख लूँ कि क्या क्या मीन है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जो मीन है मेरे पीपीएल ओपन हाई लो क्लोज के, वो सबके करीब करीब हैं। इसका मतलब पहली हिंट आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए। सो एक्चुअली यूज व्हाट यू डू व्हेन यू डू स्टार्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, आपको छोटी छोटी चीज़ों को पिक करना है। अगर आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं और आप छोटी चीज़ों को पिक नहीं करेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि यार ये 3-4 वेरिएबल्स हैं, ये आपस में एक तरह से मूव करते होंगे, तभी इनके करीब करीब सेम मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन आ रहे हैं। फिर हम इसका एक पेयर प्लॉट बना लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि यार ये तो आपने दिमाग में रखा था कि यार मेरे पास जो डेटा आया है उसमें मुझे लग रहा है 3-4 वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है, मीन्स दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे मूव टुगेदर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप दैट यू वांट टू डू। पेयर प्लॉट बना लिया आपने, कहा ओके गुड यार, ये जो है ये ओपन हाई लो क्लोज, ये तमाम आपस एक दूसरे से ऑलमोस्ट परफेक्टली क्लोज टू परफेक्टली कोरिलेटेड है। तो आगे चल के मैं ऐसे वेरिएबल्स मॉडल्स में नहीं डालूंगा जो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, बिकॉज वो स्टोरी सब मिलके एक ही बता रहे होंगे वापस वाई वेरिएबल के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने मॉडल में दिमाग में रखनी है। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आपको ये चीज़ें पिक करनी है। देन आपने थोड़ा सा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली स्टॉक की कि यार मैं स्टॉक की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देख लूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यार लेफ्ट पे काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन है, पर राइट पे थोड़ा सा स्क्यूड डेटा है और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि राइट पे आती जा रही हैं। तो हमने देखा कि स्टॉक रिटर्न्स दोबारा से सर्च करें गूगल के ऊपर कि यार स्टॉक प्राइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, तो आपको पता लगेगा कि वो लॉग नॉर्मल होती है। अगेन डोमेन नॉलेज, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप एक्सरसाइज मेडिकल में कर रहे हैं, कोई दूसरी फील्ड में फाइनेंस में कर रहे हैं, डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट उठाना है मेरे भाई, पहले ये नहीं बोलना कि इसका प्लेन वैनिला कोड क्या होगा, वो तो कर ही लेना है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चीज़ मुनफरिद बनाएगी दूसरों से, वो आपकी डोमेन नॉलेज बनाएगी। आप बैठे हुए यहाँ से सारे अजीम डेटा साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। सिर्फ वही बनेंगे जो एक मखसूस फील्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा एज लेंगे। वो नहीं बनेंगे जो बोलेंगे यार मुझसे कुछ भी काम करा लो, मैं कर लूँगा, गूगल करूँगा, कोड निकालूंगा, आपको दे दूंगा। आगे चल के फील्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। सो देन आपने थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली
फिर आपने देखा कि इसकी मैं रिटर्न्स देखूं, इवेंचुअली तो आपको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें वो स्टॉक पकड़ना है जो बढ़ेगा, तो उस बढ़ेगा तो किस तरह पता चलेगा कि वो बढ़ेगा, उसके रिटर्न होंगे ना, तो हमने रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। सो अब आपको फीचर वेरिएबल्स के ड्राइव्ड वेरिएबल्स निकालने आने चाहिए। सो क्वांट वर्कफ्लो में आपको ड्राइव्ड वेरिएबल्स बेसिक बनाने आने चाहिए। तो आपने देखा कि लग नॉर्मल रहा है कर्नल डेंसिटी फंक्शन के थ्रू, लेकिन हम थोड़े से स्पाइक्स देख रहे हैं 5% और 5% के ऊपर, कि स्टॉक कभी 5% ऊपर हो जाता है, कैप हो जाता है, कभी 5% नीचे कैप हो जाता है। तो अब आप थोड़ी सी और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग रहा है आपको डेटा के बारे में, लेकिन मीन करीब करीब जीरो के करीब मीन है, कि ऑन एवरेज जीरो के करीब आसपास घूमता है, लेकिन कभी एक्सट्रीम्स आती हैं, कभी एक्सट्रीम्स आती हैं। तो अब हमें तलाश करना होगा वो एक्सट्रीम्स कब आती हैं, कि जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो तो हम शॉर्ट करें, और जब पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो तो हम लॉन्ग करें। दैट इज वेयर द रियल रिटर्न इज। अच्छा, हमने अब इसका लाइन प्लॉट देख लिया कि हमें ये पता चल गया कि प्राइसेस लॉग नॉर्मल है, ये हमें पता लग गया कि प्राइसेस जनरली टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम, दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर पॉजिटिव। फिर हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको अपने ECG की तरह मिली इसके अंदर, कि आपका दिल जिस तरह धड़कता है वैसे ही ये स्टॉक के रिटर्न भी धड़कते हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में वो मोस्टली लोग जब काम करते हैं वो दिल के मरीज बन जाते हैं। दैट इज़ वन रीज़न, बिकॉज आपकी जो स्टॉक प्राइसेस के रिटर्न्स है ना, वो भी ऐसे धड़कते हैं हर दिन, और इसी के साथ आपकी जज्बात धड़कते हैं। तो ये आपने देख लिया, क्योंकि फाइन यार, इसका मतलब ये कि एक रेंज है -5 +5, और स्टॉक इसके रिटर्न्स इधर ऑसिलेट हो रहे हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना है, मुझे यहाँ पे जब हो स्टॉक और वो यहाँ जा रहा हो ऊपर की तरफ, तो मैं इसको लॉन्ग करूँगा, मतलब बाय करूँगा, और जब ऊपर हो और नीचे आ रहा हो तो मैं शॉर्ट करूँगा, वहाँ रिटर्न बनाऊँगा। सो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, ऑसिलेशन पढ़ ली, अब थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, अब तक आपने सिर्फ किया क्या है, आपने बस फॉरगेट अबाउट द स्टॉक रिटर्न, आपने डेटा लिया है, समझने की कोशिश की है, डोमेन नॉलेज ली है, जाके पढ़ना शुरू किया उसके बारे में सारा। जब कोई भी टॉपिक हो आपका, पढ़ने के बाद आपने सडन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है, एक्सप्लोर करके सडन अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट द डेटा एंड सडन अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट द ओवरऑल मैकेनिज्म व्हाट यू ट्राइंग टू अचीव। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, हमें चाहिए फीचर वेरिएबल्स, उसमें भी डोमेन नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज समथिंग विच विल डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम ए डेटा साइंटिस्ट एंड विल मेक यू दिस डेटा साइंटिस्ट। जब आप अपने एनालिसिस के लिए डेटा कलेक्शन और ड्राइव्ड वेरिएबल्स बनाना सीख लेंगे, तब आप मुख्तलिफ हो जाएंगे तमाम तर दूसरे डेटा साइंटिस्ट से जो गूगल से कॉपी पेस्ट मारते हैं कोड और आपको दिखा देते हैं, एंड आप समझते हैं कि वाह दिल खुश कर दिया इसने। तो आपको उसके लिए डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हमने जाके पढ़ा कि ठीक है चलो, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ एक इंडिकेटर होता है जो कि स्टॉक प्राइस जब मूव कर रही होती हैं तो ऊपर की तरफ होती है तो बढ़ता है, लेकिन एक हद पे जाके रुक जाता है जब प्राइस ओवर बॉट हो जाती है और फिर गिरना शुरू होता है। उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसके लिए स्पेसिफिक पाइथन की खूबी ये है कि आप जो भी फील्ड करना चाह रहे हैं, मेडिकल हो, फाइनेंस हो, जनरल कोई भी फील्ड हो, एरोस्पेस हो, आपको रिलेटेड लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब जिस डोमेन के अंदर स्पेशलाइज करें उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज निकाल लें और उसमें काम करें, रादर कि आप इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं। आप मतलब एक जनरल प्रॉब्लम ये होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम ये हुआ था कि सब सीख लूँगा और अफलातून बन जाऊँगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई एम टेलिंग यू दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपने कुछ सीखना है, सबका एक व्यू लेना है, अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, फिर फर्दर यू हैव टू ड्रिल इट डाउन देयर। सो रिलेटेड लाइब्रेरी, बस फॉर एग्जांपल हमने ये लाइब्रेरीज एक पकड़ ली टैलेब की, और हमने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स कैलकुलेट करा लिए जिसको हम फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें आप फीचर्स प्रोड्यूस करते हैं या एग्जिस्टिंग ड्राइव्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारी 4-5 वेरिएबल्स ऊपर देखे थे उसकी मदद से फीचर निकालते हैं। अब इसको देखें कि हो क्या रहा है। ये थोड़ा कम ECG की तरह, ये थोड़ा सा मैं आपको साइकिल्स प्रॉपर इसमें नज़र आ रहे हैं कि जब भी स्टॉक ओवरबॉट होता है तो ये इनका जो चांडे मनी ऑसिलेशन इंडेक्स है वो ऊपर चले जाता है, पीक आउट हो जाता है, एंड जब RSI भी ओवरबॉट होता है तो ये हो जाता है, और मनी फ्लो इंडेक्स भी जब स्टॉक ओवरबॉट होता है तो ये भी पीक आउट हो रहा होता है। तो अब आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है स्टॉक्स के अंदर कि जब वो बढ़ते हैं गिरते हैं। इसी तरह से आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, जब भी आप फीचर इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको इस तरह के वेरिएबल्स बनाने होंगे, देन उसकी मदद से आपको वो फीचर्स नज़र आएंगे जिनको आप अपने मॉडल के अंदर डाल के चलाना दे। मॉडल रुक जाएं, एक सेकेंड रिलैक्स। फीचर इंजीनियरिंग में एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है
कि आपको जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ एक टारगेट वेरिएबल बना दिया, अभी वो प्रोसेस आएगा कि हमने कहा चलो वाई बना दें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो बढ़ेगा उसको मैं आज खरीदूंगा, तो हमने उसको एक क्लासिफिकेशन टास्क में बना दिया, अगर बढ़ेगा तो +1 कर दो और घटेगा तो -1 कर दो। तो बेसिक क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमने फिट कर दिया। ऑल्दो रिग्रेशन भी कर सकते हैं, बट स्टॉक प्राइस जनरली आर वेरी वॉलेटाइल और डे टू डे उनकी प्रेडिक्शन बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। सो प्रॉब्ली यू कैन स्टार्ट विद द डायरेक्शन, बट देन इफ यू टेक द मूविंग एवरेज ऑफ द प्राइस, देन यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू विद रिग्रेशन। अगर आप 9 दिन का, 14 दिन का, 20 दिन का मूविंग एवरेज ले तो जनरल एवरेज प्राइसेस ले सकते हैं। तो हमने इसको बेसिक एक्सरसाइज में रखा। आई नो यू हेट कोड, तो उसको आगे बढ़ा देते हैं जल्दी से। सॉरी, ये दोबारा आपको कोड मिल गया है यहाँ पे। तो अब हमें किया क्या कि हमने वो कोड लिया, अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं उनको हम फर्दर देखेंगे कि हम इतने सारे जो वेरिएबल्स, एक और भी प्रॉब्लम है, सारे वेरिएबल्स लगा के रख दिए। मेरा मॉडल है 250 वेरिएबल्स हैं उसके अंदर। भाई क्यों है? ज़रा उसको खोलो, उसकी ज़रा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन देखो, कोई फजूल मॉडल चेक करो उसके अंदर। तो 80 से 90% मॉडल जो है, तो जो वेरिएबल होते हैं फजूल पड़े होते हैं। वो इसलिए कि फील गुड फैक्टर आता है ना एक, हम सब कहोगे यार 50 मॉडल हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है। दैट्स ऑल बुलशिट। सही है, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोड्यूसिंग good result with few variables and that is consistent and robust, that is what you should aim at. तो हमने इनको कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू थोड़ा फर्दर इसमें वो करेंगे। हमने कहा कि थोड़ा सा इसमें से जो नल एंट्रीज हैं वो हटाएं और वो जो वेरिएबल्स जो हमें यहाँ नजर आएंगे, अब यहाँ आपको देखिए बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी जो हमने की हैं। हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया, हमने कहा भाई मुझे इस तमाम फीचर सेट में से वो वेरिएबल्स दिखा दो जो आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन रखते हैं और वो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं वाई वेरिएबल को ड्राइव करने की। वाई वेरिएबल भी है इसके अंदर, तो हमने उसको अवॉइड किया। तो मैं ऊपर ओपन, हाई, लो, क्लोज आपस में कोरिलेटेड रखते हैं। तो जो आपस में कोरिलेटेड वेरिएबल्स इतने मौजूद हैं किसी भी आपके एनालिसिस के अंदर, और आप ये आइडेंटिफाई कर लें, तो फीचर इंजीनियरिंग के अंदर ही आपको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करनी है कि आपने कहा ये जो फजूल वेरिएबल्स हैं, आई नीड टू गेट रिड ऑफ देम। सो आप उसको रिड्यूस करें अपने मॉडल से और आपको मॉडल को सिंपल लेकर आना। तो सिंपलिसिटी के स्टेप्स के अंदर यू हैव टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी सो दैट यू डोंट यूज अननेसेसरी कंप्यूटिंग पावर व्हेन यू डूइंग द एनालिसिस। एंड आपने जो बुनियादी इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा होगा कि 10 की assumptions होती हैं कि आपस में जो फीचर वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो, वो भी आपको यू हैव टू मेक श्योर कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू। सो दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द वेज वेयर यू कैन एक्चुअली अचीव दैट। लेकिन देखें ब्यूटी है पाइथन की कि ये सब चीज़ें एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं व्हेन यू वांट टू डू इट, और ये एक्सरसाइज कर रहे हो आप। लेकिन पाइथन में दूसरे पैकेजेस हैं कुछ साइकिट लर्न के अंदर कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या था, फजूल वेरिएबल्स निकालना। आगे जो भी आपको एनालिसिस कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखें कि जब फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फीचर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर रहे हैं तो योर ऑब्जेक्टिव इज to get rid of unnecessary variables. But how do you find out whether a variable is unnecessary or necessary? That's a $1 million question. You use correlation matrix analysis. You found out कि okay fine इनकी बहुत आपस में ही correlated बहुत है, इनको मैं reduce करूँगा। बट मैं वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करूँ जिसके तहत मुझे पाइथन ये काम करने को देते हैं। वो लेजी लोग तो है ना हम लोग, आपको पता है ना कि हर चीज़ पाइथन करे तो पाइथन ये कर देगा आपके लिए, डोंट वरी अबाउट इट। सो आपने किया क्या, आपने बेसिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलाई और आपने किया ये कि आपने एक एस्टिमेटर बनाया रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन का। ये मेथड आप साइकिट लर्न से पढ़ें जो रिकर्सिवली अननेसेसरी फीचर्स को एलिमिनेट करेगा जब तक आप चाहेंगे कि एक मिनिमल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे ना दे दो। मुझे 4 वो वेरिएबल्स चाहिए जो मेरे मॉडल पे हाईएस्ट एक एक्यूरेसी ला सकते हैं, और जो ये 15-20 वेरिएबल्स हैं इनको इधर से मॉडल स्टार्ट करो बार बार और उसको चलाते रहो, और जो फजूल मॉडल्स हैं उनको रिकर्सिवली एलिमिनेट करते रहो। सो ये उर्दू में आपको बता दिया। अब वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, उड़ाता रहेगा, एस्टिमेटर बनाता रहेगा, बोलेगा मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, ओके सबसे फजूल मॉडल इसका कोफिशिएंट क्या था, उड़ा दो उसको। फिर दोबारा मॉडल चलाएगा पूरा, फिर बाकी के बच्चों पे वो चलाएगा, फिर देखेगा एक बच्चा फजूल है इसको निकाल दो। तो ये जो एक्सरसाइज जो आपको पूरे दिनों में लगेगी ना, ये एक्सरसाइज वो सेकंड्स में करके आपको दे देगा और आपका मॉडल क्लीन कर देगा। सो एक्चुअली जो एंड गोल है आपका फाइनल मॉडल का,
उससे पहले भी आप रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन के थ्रू 2-3 बार मॉडल्स रन कर सकते हैं मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के थ्रू, एंड यू कैन मेक द मॉडल सिंपलर बिफोर डूइंग द एक्चुअल एनालिसिस एक्चुअली। आई एम सॉरी, ये बहुत ज़्यादा आपको टैक्सिंग कोड है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज इंटरेस्टिंग। तो आपने किया, इसको रन किया, उसने आपको बताया कि भाई ये जो 4 जो फीचर्स हैं ये मुझे बेहतर लगे, आपका जो एल्गोरिथम आपने दिया था उसके मुताबिक, इनको मैं चाहूँगा कि आप रख लें, और जो इससे ज़्यादा जो ऊपर से आपने जो बनाए थे उनको आप निकाल दें। इसमें आपको फिर भी निस्बतन बेहतर एक्यूरेसी आपको अचीव हो गई मॉडल के अंदर। सो ये सेम थिंग अप्लाइज टू योर टास्क दैट यू वांट टू अचीव, कि पूरा भमार नहीं लगा देनी आपको कि आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं डीप लर्निंग मॉडल चलाऊंगा और 250 फीचर वेरिएबल बनाऊंगा, चला दूंगा, और 3 दिन लग रहे होंगे और खुश हो रहा हूँ बैठ के यार मॉडल चल रहा है मेरा और समथिंग अमेजिंग इज बीइंग डेवलप्ड। ओके, तो आई थिंक एंसेम्बल में भी थोड़ी सी बात की हमने। अब हमने फाइनली हमने कहा कि चलो ठीक है, हमारे पास डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के थ्रू फीचर इंजीनियरिंग पहले, फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के थ्रू कुछ वेरिएबल्स निकले जिस पे हम फाइनली कोई मॉडल रन करेंगे। मॉडल रन हमने बेसिक मैट्रिक्स के अंदर अगर देखें तो क्लासिफिकेशन का मॉडल हमने रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ किया और एक रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल बना दिया। हमने कहा यार ओके फाइन, तो रिजल्ट्स आए तो वो एक्यूरेसी 49.1 नॉट सो गुड, इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन आपको अगेन ये भी देखना होगा, अगेन सिर्फ प्लेन वनेला कोड नहीं चलाना भाई, ये दिमाग में रखना। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रिग्रेशन कर रहे हैं, तो इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, किस तरह के मॉडल्स पे ये सूट करते हैं, किस तरह के मॉडल्स पे ये सूट नहीं करते हैं। सो इफ़ यू आर ए डेटा साइंटिस्ट, आप ये नहीं पढ़ोगे। इफ़ यू आर दी डेटा साइंटिस्ट, यू विल नो एग्जैक्टली कि यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉबैक हो सकता है, क्या डोमेन नॉलेज मेरी बता रही है कि ये इस मॉडल की जगह मैं ये मॉडल चलाता ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी आती, या ये मे बी दिस एक्यूरेसी इज़ प्रीटी गुड, या कोई और मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि मैं इसी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में पढ़ सकता हूँ एंड आई कैन फील कि यार ठीक है यार ये फिर भी बेहतर है, मैं इसमें और क्या काम करना है। सो दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू रन द मॉडलिंग, दे कम टू योर माइंड दैट यू नीड टू एड्रेस। फिर इसके बाद आप क्या करें? दूसरा लॉजिकल सवाल होता है कि मॉडल्स डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मॉडल्स आप पढ़ेंगे उसमें सारे हाइपर पैरामीटर होगा। आपने एक वर्ड फैंसी सुना होगा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में होता क्या है? आप कहते ही हैं कि मॉडल भाई तुम्हारे कुछ पैरामीटर्स जिनको डिफ़ॉल्ट सेट करके तुमने मुझे ये रिज़ल्ट दिया था, अगर मैं वो तुम्हारे पैरामीटर्स कुछ चेंज करूं तो क्या तुम मुझे बेहतर रिजल्ट दे सकते हो? सिंपल इतना सवाल, चाहे आपका जो भी मॉडल हो। तो आप उसके लिए अगेन आप कुछ पैरामीटर्स अगर स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज़, तो हमने एक वैलिडेशन कर्व्स हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए लगाया। हमने देखा कि यार मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रही एक्यूरेसी के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन द मॉडल। सो इंस्टेंटली यू गेट एन आइडिया कि यार दिस माइट बी द ऑप्टिमल ट्री, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर, क्योंकि मेरे मॉडल में इस मखसूस पैरामीटर की वजह से कोई फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। सो द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आप यही काम दूसरे पैरामीटर्स के साथ भी करें। उसके लिए आपको एग्जॉस्टिव ग्रिड सर्च यूज़ करें। उसमें करता क्या है कि आपको सारे मॉडल्स, पूरे एक मॉडल के अंदर जो भी आपकी क्लास है उसके जितने हाइपर पैरामीटर्स हैं सब लेके एक डिक्शनरी बनाएगा और बोलेगा कि आप इसको रेंज दें, और ग्रिड सर्च का एल्गोरिथम उन सब पे वो चलाएगा आपका मॉडल, और वो ऑप्टिमल पैरामीटर सारे ढूंढेगा, और वो सेट ऑफ डिक्शनरी आपको एट दी एंड देगा कि भाईजान इस मॉडल के अंदर, इस डेटा के अंदर, इस फीचर वेरिएबल्स के अंदर ये है ऑप्टिमल सेट ऑफ पैरामीटर्स और उसकी ये एक्यूरेसी आएगी। सो एक्चुअली व्हाट विल मेक यू डिफरेंट इन योर मशीन लर्निंग टास्क, इफ़ यू अचीव दिस लेवल देन यू रियली गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वे में एक मॉडल की ऑप्टिमल कैपेसिटी पता कर ली कि हाँ भाई ये इसकी गुंजाइश है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। देन उसके बाद दूसरी बारी आती है कि ठीक है यार ये मेरे इस फीचर वेरिएबल्स के साथ ये मेरी कैपेसिटी थी, मैं अपनी ऑप्टिमाइज कर। देन द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज कि आओ चलो देखते हैं दूसरे मॉडल्स एक्सप्लोर करते हैं। चॉइस तो बहुत है ना, वनीला कोड तो बहुत है ना, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास फीचर सेट्स हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, दूसरा मॉडल लगा दीजिए। आपने देखा थोड़ा एक्यूरेसी का मैट्रिक्स विच
if you believe the accuracy matrix is the matrix that you're looking at is slightly higher than the previous one. And ये एक exercise है रिकर्सिवली दैट यू नीड टू डू कि हाँ मैं अगर 53% ऑफ द टाइम्स अगर मैं ये इस मॉडल के तहत इन्वेस्ट करता तो मैं 53% ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट बनाता, सही है, एंड देन उसके अलावा जो वक्त होते हैं तो उसमें मैं लॉस बनाता. देन मसला ये और भी आता है कि रोबस्ट कैसे बनाना है. ये तो सिर्फ एक ही स्टॉक पे ट्रेन किया है ना इसको अगर हम 600 स्टॉक्स पे ट्रेन करेंगे, कोई 1,00,000-1,50,000 ऐसे प्राइसिंग के ऊपर प्राइस टाइम स्टैम्प्स के ऊपर ट्रेड करेंगे और टेस्ट करेंगे उसको ट्रेन करके, तो आपको इसकी एक्यूरेसी बढ़ती हुई नजर आएगी. देन इसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है कि आप इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर लें कि आपने कहा कि मैं इतने बाय करना चाह रहा हूँ. उसके लिए अगर आप एक डोमेन स्पेसिफिक लाइब्रेरी देखते हैं तो वो जिप लाइन है दैट यू नीड टू एक्सप्लोर अगर आप फाइनेंशियल ट्रेडिंग में. तो बेसिकली मकसद ये है कि आप जिस डोमेन में हैं आपको एक पूरा क्वांट फ्लो बनाना है उसका, उससे रेलेवेंट लाइब्रेरीज बनानी है, उसको उसी तरह स्ट्रक्चर करते चले जाना है एंड तक, और उसका पूरा एंड फ्लो पे आके रोकना है, बीच में इधर उधर नहीं होना, सही है, एक फ्लो पे रखना है. बिकॉज यही वो चीज़ है जो कि आपको मुनफरिद बनाएगी. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, प्लेन वनीला कोड की दुनिया में चले गए और जो कोर क्वांट वर्क फ्लो है वो भूल गए, तो आपकी क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी. की लर्निंग्स हमने क्या ली? एक तो डोमेन नॉलेज बहुत बड़ी की है. जो भी काम आप कर रहे हैं यू नीड टू हैव अ साउंड डोमेन नॉलेज इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर फील्ड. आप में सब कोई दी डेटा साइंटिस्ट नहीं बनेगा इंक्लूडिंग मी. सिर्फ वो बनेगा जो कि स्पेशलाइज करेगा एक पर्टिकुलर फील्ड में या डोमेन एक्सपर्टीज रखता होगा, प्रोसेसेस के ऊपर और डोमेन एक्सपर्टीज रखता होगा. सो आप सब प्लेन वनीला कोड लीजिए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा. हाँ मदद करेगा पाइथन, लेकिन इवेंचुअली आप जितना किताब खोलेंगे डोमेन स्पेसिफिक काम के ऊपर और उसके थ्रू क्वांट वर्क फ्लो बनाएंगे अपनी डेटा मशीन लर्निंग एक्सरसाइज पे, वही आपको फ़ायदा देगा. एक्चुअली मिथ ऑफ फीचर वेरिएबल, बहुत सारा वेरिएबल्स नहीं रखने, थोड़े रखने, कोशिश करना है रिड्यूस करना, डायमेंशनैलिटी उसी फ्लो में चलें. मॉडल इंप्रूवमेंट एक लंबा सफ़र है, आपको चलता रहेगा वो. कोशिश करें मॉडल रेडी करें, डिप्लॉय करें एंड देन रिलैक्स हों, चिल करें, पार्टी करें, फिर उसके बाद दोबारा आएँ, दोबारा उस पर काम करें. एग्जॉस्ट ना हो, कहीं बीच में हम काम करते करते फंस जाते हैं. दैट इज़ वॉट यू नीड टू अवॉइड. पाइथन मैंने बता दिया है कि तमाम तर खूबसूरती 15-20 लाइब्रेरी से वो काम है जो आज से 25 साल पहले सारी ज़िंदगी लगा के कोई काम करता था, आज आप 2 मिनट के अंदर यही काम कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू प्रोसेसेस अपने डिफाइन करें, क्वांट वर्क फ्लो रेडी करें, कोई भी टास्क आप अचीव कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपका प्रोसेस बड़ा डिफाइंड हो. On that note, thank you very much for bearing me. I know it's very tough at this point of time. आपको कोई सवाल है तो I would love to address. देखिए इंडस्ट्री में दुनिया भर में बहुत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जितनी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है वो दुनिया भर में अब सारा क्वांट बेस्ड हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई, सिस्टमैटिक हो गई. पाकिस्तान में भी ग्रेजुअली अब स्टॉक एक्सचेंज में इम्प्रूवमेंट जो आ रही हैं, इसके बाद सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इम्प्रूव आएगी, मुतारिफ कराई जाएगी, एंड दैट इज़ वेयर इट बिकम्स वेरी की. बिकॉज मैंने तो सिर्फ एक डायमेंशनल एक्सप्लोर की है. आपको एज एन एग्जाम्पल, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका वर्क फ्लो हैज़ टू बी डिफाइंड, सो आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा. पाकिस्तान में बहुत से काम हो तो रहा है, आपको बहुत सी चीज़ें सामने नज़र नहीं आएंगी एकदम से. आप देखेंगे बड़ा फैंसी काम समझा जाता है, हालांकि है नहीं इतना. दुनिया भर में ये बहुत कॉमन है. जी सर प्लीज़. मैं आपको बताता हूँ, there are sets of feature variables, classes of feature variables when you want to build a model. Technical variables is just one kind of feature set that you need to have. Others are fundamentals. Within the fundamentals, you have got short-term fundamentals, long-term fundamentals. Then there is another way, which is called alternative data. That is another class of feature variables that you can put into that. What I have done here is have selected one type of variable set and build a quant workflow based on that. Same quant workflow can be used for building a fundamentally driven model, fundamental plus technical driven model, and ऐसे so on and so forth. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, फंडामेंटल शॉर्ट टर्म में काम नहीं करते भाई. जब स्टॉक को कोई बेच रहा होता है ना, तो इतने अच्छे फंडामेंटल्स लगे हों, स्टॉक सर्वाइव नहीं करता. इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द शेयर मार्केट. सो जब मार्केट
50,000 पे थी, हम जैसे सारे लोग बेवकूफ़ों की तरह मार्केट में घुसे थे कि यार क्या फंडामेंटल्स है, पाकिस्तान इसमें चला गया, इमर्जिंग में चला गया। वहाँ से मार्केट 29,000 में गई, हमने कहा यार सत्यानाश होने वाला है, मसला कर दिया है नई गवर्नमेंट ने। उसके बाद से मार्केट घूम के फिर 34,000 पे पहुँच गई कल, और हम सब सोचते रह गए। सो इवेंचुअली शॉर्ट टर्म के अंदर ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स निकालने हैं। हमें पहले तो बड़े बड़े सवाल क्लियर कर लें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में लेना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में लेना चाह रहे हैं, क्या डायमेंशन है हमारे, टाइम फ्रेम क्या है, होराइजन क्या है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन जब क्लियर होंगे ना, तो वेदर यू वांट टू यूज़ फंडामेंटल्स, वेदर यू वांट टू यूज़ वन टाइप ऑफ फीचर वेरिएबल्स और अदर टाइप, ये तमाम सवाल खुद ही सॉल्व होते चले जाएंगे। क्वांट वर्क फ्लो सेम रहेगा भाई, उसमें चेंज नहीं होगी, वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। फंडामेंटल्स भी एक्सप्लेनेटरी पावर रखते होंगे कि कौन सा, अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल किसी स्टॉक का हाई या हिस्टोरिकल एवरेज है, अगर उससे बढ़ गया है और आपके लगा हुआ फीचर सेट में, तो आप बोलेंगे हाँ जब भी हिस्टोरिकली मीन को क्रॉस करता है तो वहाँ से रिवर्ट करता है मीन की तरफ, जिसे हम कहते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। तो वो चलेगा उसी क्वांट वर्क फ्लो के थ्रू। चाहे आप कोई फाइनेंस के अलावा कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्क फ्लो आपका क्लियर होना चाहिए। आई होप यू आई एड्रेस योर क्वेश्चन सर। सर प्लीज़। जी 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 सर। जी सर, वो होता ये है कि सेंटिमेंट्स आर अनदर क्लास ऑफ फीचर वेरिएबल दैट यू हैव, बिकॉज अब मैं कब स्टॉक बाय करूंगा, जब मेरा दोस्त बोलेगा यार ये कंपनी में नया प्लांट लगाने वाली है, तो मेरा उसके बारे में सेंटिमेंट या रुझान मुस्बत हो जाएगा। मैं किस तरह रिफ्लेक्ट करूंगा वो रुझान, मैं ट्वीट करूंगा या फिर मैं फेसबुक पे दोस्तों को बताऊंगा, तो वो सिंबल और वो जो फ्रेज है वो एनएलपी के थ्रू पकड़ेगा, बोलेगा हाँ ये पॉजिटिव है इस स्टॉक के बारे में। तो जब ये स्टॉक के बारे में पॉजिटिव कोई चीज़ आती है तो अगले दिन का रिटर्न उसका ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो वही फीचर वेरिएबल स्टॉक ट्वीट्स या दूसरी वेबसाइट्स लेती हैं, और वो उन मार्केट्स में जो बहुत डेवलप्ड हैं, जहाँ स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ट्वीट्स होती हैं या ओपिनियन डेवलप होता है, तो उनको एक फीचर वेरिएबल सेट में बनाती हैं और फिर उनको देखते हैं उसकी प्रेडिक्टिव पावर क्या है। दैट इज अनदर वेरिएबल दैट यू हाईलाइटेड, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डेवलप मार्केट्स में यूज़ होता है। यस सर। सर प्लीज़। जी 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 जी। देखिए, ये जो आपका लाइब्रेरी कंपैटिबिलिटी इशू है, नॉट जस्ट फाइनेंस, ये हम तमाम प्रोग्रामर्स का सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा सेफगार्ड ये अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें जिसके पीछे अच्छा डेवऑप्स हो, वो आपको क्लियर कंपैटिबिलिटी कर दे। अदरवाइज फिर आपका टाइम लगता है इसके अंदर, ये तो एक रिस्क होता है दैट यू रन इनटू। मोस्टली अब चीज़ें देखिए, जितनी स्टेबल लाइब्रेरीज हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, उसमें आपको ये स्टेबिलिटी इशूज़ नहीं आते। छोटी लाइब्रेरीज में जो नई है टेस्टिंग फेज में, वहाँ ज़्यादा आते हैं। बट अगेन यस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर भी यस यू डू हैव a lot of compatibility issues with some of the libraries that are related to trading strategy like Zipline and some technical analysis library. So yes, there is there, but again अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, बड़ा डेवऑप्स, या फिर आपके पास रात को बहुत टाइम हो काम करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जी सर, एनी मोर क्वेश्चन सर? जी सर प्लीज। देखिए इसमें जी 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 जी। तो सर ये मैंने पूछने कि इसके लिए जो डाटा होता है, या जो मिसाल के तौर पे जैसे ट्रेडिंग हुई है, जी तो ये डाटा एक तो कहाँ से मिलता है, और दूसरी बात ये कि अगर इसको मज़ीद जीत में अगर पढ़ना चाहे, जी जी, तो वो कहाँ से रिसोर्स है? देखिए अगेन दैट इज़ वन ऑफ द बिगर क्वेश्चंस कि डेटा कहाँ से आए, डेटा एक्सेस कहाँ से आए स्टॉक का। क्योंकि हमें थोड़ी लिबर्टी ये है कि हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म ही रन करते हैं, तो हमारे पास डेटा, वी परचेज अ लॉट ऑफ डेटा। But if you're specifically interested in going through that, I'll provide you the data from our sources. And otherwise आपको स्टॉक एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। बेसिक क्लोजिंग प्राइस का डेटा आपको मिल जाता है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। द बिगर इशू इज़ हाउ यू मैनिपुलेट द डेटा, हाउ यू गो थ्रू द क्वांट वर्क फ्लो इन द होल गेम। सो डेटा इज़ अ स्मॉलर इशू राइट नाउ। हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा इशू होगा। बट ओवरऑल जहाँ पे आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बुरे से अलग हो जाते हैं, वो होता है आपका वर्क फ्लो। तो आपको वर्क फ्लो अपना स्ट्रक्चर रखना है ताकि यू कैन डेवलप रोबस्ट मॉडल्स कंटिन्यूसली। जी सर।